और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले आपको बता दें कानपुर से ये बड़ी खबर, जहां इत्र व्यवसायी पीयूष जैन का पुलिस ने मेडिकल चेकअप कराया। बीती रात ही पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। अकूत संपत्ति मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन को आज पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। दूसरी ओर कारोबारी के कन्नौज स्थित आवास पर आज भी तफ्तीश चल रही है। वहां नोट गिनने की मशीनें लेकर अधिकारी पहुंचे हैं। वहां आज भी नोटों की गिनती की जा रही है और बताया जा रहा है कि कन्नौज में पीयूष जैन की 7 संपत्तियों के कागजात बरामद हो चुके हैं। कुछ देर पहले ही पीयूष जैन का मेडिकल चेकअप हुआ है। कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकानों पर आज भी जांच हो रही है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ताजा जानकारी क्या मिल रही है? बताया जा रहा है कि मेडिकल चेकअप कुछ देर पहले ही हुआ है, आगे क्या कुछ कार्रवाई? इस समय पे हम काकादेव थाने में मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के एक छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आए। ये कानून की ताकत है और इसी कानून की ताकत के तहत ये पीयूष जैन, तस्वीर में जो देख रहा है कंबल ओढ़ करके जो शख्स लेटा हुआ है, ये पीयूष जैन है। वही पीयूष जैन जिसके घर में, ठिकानों में छापेमारी के लिए करीब कहा जाए कि अगर 150 घंटे लगाए गए, 50 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ की गई। करोड़ों रुपया उनके अलमारियों में मिला, तिजोरियों में मिला, तिजोरियां काटी गईं। जो दरवाजे थे उनको काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग किया गया, तब जाकर के करोड़ों रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है। जीएसटी के इतिहास में पीयूष जैन, ये शख्स जो जमीन में लेटा हुआ है, इसके घर से जीएसटी के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी अगर कहा जाए तो हुई है। ये काकादेव थाना है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का, और काकादेव थाना चूंकि जीएसटी का मुख्यालय यहाँ पर है। अब सवाल इस बात का ये उठ रहा था कि आखिर काकादेव थाने में क्यों रखा गया। काकादेव थाने में इसलिए रखा गया क्योंकि जो जीएसटी मुख्यालय है कानपुर का, वो इसी थाना परिसर में, इसी इलाके में पड़ता है। और सबसे अहम बात कि इसी काकादेव थाने इलाके में एक अपार्टमेंट भी पीयूष जैन का है। पीयूष जैन का करोड़ों रुपए का जो लागत से जो संपत्ति बनाई गई, उसी में एक संपत्ति इस इलाके के एक फ्लैट में है। लेकिन वो फ्लैट आज कानूनी शिकंजे में आने के बाद से पीयूष जैन इस छोटी सी चौकी, जो महिला हेल्प डेस्क है काकादेव थाने की, वहां पर जमीन पर, फर्श पर कंबल ओढ़ करके लेटा हुआ है। सुबह के वक्त में बताया जा रहा है कि इसका मेडिकल हुआ, इसको दोबारा यहाँ पे लाया गया। अब सीधे से जब कोर्ट खुलेगी तो उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी लेकिन पीयूष जैन यही थाने पर है और इसके बाद से यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में कोर्ट में भी पेशी होनी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अब बात बीजेपी की। आज पार्टी नेता यूपी चुनावों के मद्देनजर दिल्ली में अहम बैठक कर रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ राज्य के तमाम बड़े ब्राह्मण नेता मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री, योगी कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। इसमें यूपी के लिए आगे की चुनावी रणनीति तय होगी। पार्टी ने यूपी के सभी विधानसभाओं में प्रमुख ब्राह्मण चेहरों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। जो ब्राह्मण नेता पार्टी से जुड़े हैं, उन्हें चुनाव के दौरान संगठनात्मक जिम्मेदारी भी देने की तैयारी है। तो यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा भी शामिल हुए। ब्राह्मणों का सम्मान करने का ये कार्यक्रम और आगे की रणनीति पर भी मंथन होगा। आगे की रणनीति भी इस बैठक में तय होगी। जेपी नड्डा की ब्राह्मण नेताओं के साथ यह अहम बैठक। यूपी बीजेपी के कई ब्राह्मण नेता यहां पर मौजूद हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिरकार ब्राह्मण वोटरों को साधने की क्या कोशिश या क्या रणनीति बीजेपी बनाती है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े ब्राह्मणों को नेतृत्व करने वाले नेता मौजूद हैं। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान यूपी बीजेपी के प्रभारी मौजूद हैं, महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं और आगे की रणनीति जाहिर तौर पर इसमें बननी है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, जेपी नड्डा की ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक है, किस तरीके का मंत्र दिया जाएगा ताकि ब्राह्मणों का वोट जो है वो बीजेपी को मिल जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है, जिसको लीड जो है शिव प्रताप शुक्ला कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद हैं, चीफ विप हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई है। हर विधानसभा पे जाकर
बीजेपी के नेता जो समाज में प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि देखिए सरकार ने ये किया है, केंद्र सरकार का काम ये रहा है, राज्य सरकार का ये रहा है। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी को 10% का आरक्षण का देने का काम भी जो है वो बीजेपी की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। तो एक तरीके से ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहां तक ये माना जा सकता है, कल भी ये बैठक हुई थी, जो यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके घर पर, और आज जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक साफ बता दी। करीब 3 दिन तक चली छापेमारी के बाद पीयूष जैन को कल जीएसटी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया। जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से करीब 350 करोड़ की नकदी और अचल संपत्ति मिली है। जैन पर यह कार्रवाई जीएसटी चोरी के इल्जामों में हुई है। इतने नोट कि अकेला आदमी गिनती करने बैठे तो गिनती भूल जाए। ये कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का खजाना है, जिसे गिनने के लिए जब हाथ कम पड़ गए तो नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ गई। पहले कानपुर और फिर कन्नौज के पुश्तैनी मकान में छापे से बेहिसाब नकदी का खजाना मिलने के 3 दिन बाद कल इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीयूष की गिरफ्तारी जीएसटी इंटेलिजेंस ने की है। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन के घर से अब तक 257 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। यही नहीं, सोना चांदी समेत करीब 100 करोड़ की अचल संपत्ति भी मिली है। पीयूष जैन के पुश्तैनी घर के अंदर एक तहखाना भी मिला है और फ्लैट में 300 चाबियां भी मिली हैं। फिलहाल पीयूष जैन के घर से हुई बरामदगी पर जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद शुक्रवार को कन्नौज में उनके पुश्तैनी घर की जांच चल रही थी। ये छापेमारी कल तक जारी रही। पीयूष जैन के एक घर में रखे केमिकल स्टॉक और दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। इस दौरान 18 सदस्यीय जांच दल के साथ पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन और भतीजे मोलू जैन मौजूद रहे। कानपुर में इत्र और गुटखा व्यापारी पीयूष जैन के घर की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कम ही लोग होंगे जिन्होंने इतना कैश अपनी आंखों से देखा होगा। इसे अब तक की सबसे बड़ी रेड बताई जा रही है। कानपुर की रेड शुक्रवार रात ही खत्म हो गई थी, लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी पीयूष जैन के बाकी ठिकानों की खाक छानते रहे। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले की गलियों में बना ये घर कई घरों को मिलाकर तैयार किया गया है। सोचिए, इसमें 8 दरवाजे और 16 खिड़कियां हैं, यानी घर के किसी भी छोर से आवाजाही की जा सकती है। हर दरवाजा मजबूत लोहे का है, जिसमें अंदर झांकने जैसा कोई इंतजाम नहीं है। आम सा दिख रहा ये घर एक तरह से किले में तब्दील है। 300 चाबियों की बरामदगी से समझ सकते हैं कि इस घर में कितनी तिजोरियां और दरवाजे होंगे। अधिकारियों के सामने तिजोरियों और चाबी का मिलान मुश्किल हो गया तो तालों को काटना पड़ा। जो ताला काटने वाले लोग हैं उनको बुलाया गया है। ताला काटने वाले लोगों की मदद से तिजोरी खुलवाई जा रही है। जो गेट के दरवाजे हैं जो बंद हैं, जिनकी चाबी नहीं दी जा रही है, मिल नहीं पा रही है टीमों को, उन तालों को कटवा करके अब जांच की जा रही है। जब कुंडी वाला ताला तोड़ा, कुंडी में ताला लगे तो 2-4 ताले तोड़े। कैसे, मतलब क्या तिजोरी के ताले? नहीं, वो वाले गेट वाले ऐसे बड़े। अच्छा, गेट के ताले हैं। अंदर क्या तिजोरी है, क्या है? नहीं, हमने देखा। जांच से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीयूष जैन कई फर्जी कंपनियों के जरिए टैक्स की चोरी कर रहा था। अधिकारियों को कई कागजात भी मिले हैं, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कन्नौज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पीयूष जैन पर छापेमारी के बाद जमकर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बगैर नाम लिए सरकार पर तंज कसते नजर आए, तो सीएम योगी सीधा पलटवार करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है
किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। और अब बात धर्म संसद में अधर्म की। हरिद्वार के बाद रायपुर में भी धर्म संसद के मंच से अधर्म के बोल बोले गए। शिव स्तुति करने वाले कालीचरण ने मंच संभालने की शुरू करते ही आग उगलना शुरू कर दिया। कालीचरण ने राष्ट्रपिता को गाली दी। उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की शान में कसीदे पढ़ने लगे। नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। धर्म का संरक्षण करना है तो राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा, उसने जो धौंस दी थी 15 मिनट में काट डालेंगे, क्योंकि उनकी तैयारियां है भाइयों। कहने को तो ये धर्म संसद थी, यहाँ साधु संत जमा थे, धर्म की बातें होनी थी, लेकिन धर्म के मंच से जो कुछ बोला गया वो हैरान करने वाला है। ऐसी अधर्म की बातें हुई कि बिना बीप किए आपको सुना भी नहीं सकती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहा गया, उन्हें गालियां दी गई। काम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिए भैया, 2-2 कब्जाएं हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। कालीचरण महाराज वही हैं जिनका वीडियो शिव तांडव स्तोत्र गाते हुए वायरल हुआ था। इसके बाद वो मंदिर से लेकर पहाड़ी कंदराओं में शिव तांडव स्तोत्र गाते दिखे। मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम दमंतकांतकम भजे रायपुर धर्म संसद में आए तो लगा कि वो शिव स्तुति से मंच का मान बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने मुंह खोलते ही आग उगलना शुरू कर दिया। नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का। हरिद्वार धर्म संसद में विवाद के बाद ऐसा डर पहले से ही था और कालीचरण तो मानो सोचकर आए थे कि जो विवाद हरिद्वार में उठा उसे रायपुर में भी आगे बढ़ाएंगे, जमकर जहर उगलेंगे। राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा, और यज्ञ में जैसे आहुतियां देने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार वोट करने जाइए हिंदुत्व के लिए। कालीचरण के जहरीले बोल अब दायरे से बाहर हो गए तो हड़कंप मच गया। आयोजकों को भी लगने लगा कि ये ज्यादा हो गया। धर्म संसद के संरक्षक राम सुंदर समेत कई संत आयोजन स्थल से बाहर निकल गए। सब हैरान थे, क्या से क्या हो गया। वो गलत था, पूरा गलत था, जिसमें क्योंकि मैं इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हमारी पूरी आयोजक समिति इस चीज के लिए क्षमा चाहती है। हमको यह जानकारी नहीं थी कि कालीचरण महाराज आकर के महात्मा गांधी के बारे में ऐसा शब्द कहेंगे। नहीं, उन्हें हमने पहले भी कहा था कि इस मंच में कोई भी राजनीति दल या राजनीति नेता के बारे में चर्चाएं नहीं होंगी, केवल सनातन धर्म के बारे में ही चर्चा होगी। ये पहले भी सभी संतों को कहा गया था। उस समय जब महात्मा गांधी जी को गाली दी जा रही थी, उस समय आपने कुछ नहीं बोला? किसने? गांधी जी इसी में कहा कि अपना हाथ बांध के मुझे बैठा दिया गया। महात्मा गांधी को गाली दी गई मंच से। हाँ, यहाँ पर हाँ, यहाँ हम कोई कमेंट नहीं करेंगे अभी बेटा। अभी यहाँ शांति है, वो जो माहौल है साधु उसको शांत करना है। 2 दिन के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आना था, लेकिन वो नहीं आए। कांग्रेस और बीजेपी के नेता दर्शकों में जरूर बैठे थे। उनके सामने महात्मा गांधी को भला बुरा कहा जा रहा था।
भीड़ नारे लगा रही थी और इन नेताओं को मानो सांप सूंघ गया था। हेमेंद्र शर्मा, रायपुर, आज तक। धर्म संसद में भड़काऊ बोल पर देशद्रोह के केस की मांग होने लगी। कांग्रेस ने कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं हरिद्वार धर्म संसद मामले में 2 और के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, तो साधु संतों ने हल्ला बोल दिया। और हम सब जिनको भी पूछ रहे हैं वो सबके सब राजा ही लोग हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज राजा हैं, राजनीति करिए। पहले हरिद्वार धर्म संसद में नफरत वाले बोल का बोलबाला रहा। संतों ने भड़काऊ भाषण दिए, हिंदू मुसलमान किया, जहरीले वीडियो वायरल किए गए। इस मामले में अब 3 लोगों पर केस हुआ तो साधु संत विरोध में खड़े हो गए। अब रायपुर में धर्म संसद में बापू को गाली देने वाले के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग हो रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, राजनीति। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया, ये भगवाधारी फ्रॉड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सरेआम गालियां दे रहा है, इसे तत्काल अंदर करना चाहिए। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लिखा, सत्य अहिंसा को झूठे और हिंसक कभी हरा नहीं सकते। बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। रायपुर में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद धर्म संसद में आने वाले थे, वो नहीं पहुंचे। लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी से बच पाएंगे कि उसके राज्य में धर्म संसद हुआ और वहां बापू को गालियां पड़ी, उनके कातिल नाथूराम गोडसे को सलामी दी गई और संविधान की मूल भावना की धज्जियां उड़ी। अब सरकार एक्शन की बात तो कर रही है, लेकिन एक दिन बाद भी कोई हरकत नहीं है। कांग्रेस ने एफआईआर जरूर दर्ज कराई है। सिविल लाइन थाने जाकर कांग्रेस नेताओं ने कालीचरण को गिरफ्तार करने की मांग की। एफआईआर दर्ज करा रहे हैं क्योंकि ये अपमान पूरे देश और विश्व का अपमान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जिस ढंग से अपशब्दों का कहा है धर्म संसद में, तो कहीं न कहीं पूरे देश के नागरिकों में रोष की भावना है। तो हम सब कांग्रेस जन आज सिविल लाइन पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ बोल पर अब 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 नए नाम हैं, मंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और महामंडलेश्वर धर्मदास। धर्म बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने वसीम रिजवी पर पहले ही एफआईआर हो चुकी है। पुलिस जांच में जुटी है। वीडियो सर्कुलेट करने वाले भी रडार पर हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से संतों का पारा चढ़ा हुआ है। रेट करते हैं तो तलवारों के सबसे पहले तो जो एफआईआर दर्ज हुई जिसमें हमारे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी का नाम था, वो एफआईआर ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी का पूर्व नाम वसीम रिजवी था। वसीम रिजवी जी सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो देश में उस पर एक बहस होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सच बोलने के लिए जो इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है, केवल उसे बोलने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये काम सनातन धर्म की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में हुआ है। तमाम लोग ऐसे इस बात को कह रहे हैं, पता करना चाहिए कि यहाँ पे किस प्रकार से इस्लामिक षड्यंत्र चल रहा है। अब आप सोचिए, एमआईएम के लोग हरिद्वार में हैं और एमआईएम का व्यक्ति जाकर के हमारे खिलाफ जो तीर्थ क्षेत्र है जिसमें उसका प्रवेश वर्जित है, वह जाकर के एफआईआर करा रहा है। ये शर्म की बात है। हिंदुओं के लिए भी शर्म की बात है कि लाखों मुसलमान संतों के खिलाफ सड़कों पर है, तथा कथित सेकुलर नेता सड़कों पर है, और हम टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब संतों के ऊपर एफआईआर होगा और कब वो जेल जाएंगे। यहां जेल जाने की कोई परवाह नहीं है, गर्दन भी कटेगा तो कटाने के लिए तैयार है। विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले कर्नाटक के बीजेपी विधायक टी राजा तो खुलकर संतों के बचाव में उतर आए। जो भी तिलक लगाए व्यक्ति, उसको या लूट लो या उसे खत्म कर दो, ये उस ग्रीन किताब में लिखा हुआ है, ये आतंकवादी कहता है। और कहां पर क्या हो रहा है हमारे हिंदू धर्म के प्रति, क्या षड्यंत्र चल रहा है, उसके प्रति भी आपको निगाह रखना है। तभी पहले आप सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद में बेलगाम का हर वो हिंदू सुरक्षित रहेगा। धर्म संसद से विवेकानंद का भी नाता रहा है। शिकागो धर्म संसद में अपने संबोधन से उन्होंने दुनिया का दिल जीता था। वो सर्वधर्म संभाव की बातें कर रहे थे, वो मानवता की बातें कर रहे थे, वो दुनिया की भलाई की बातें कर रहे थे। लेकिन अब धर्म संसद के मायने बदल गए हैं, जहां धर्म पर कम, अधर्म की बातें ज्यादा हो रही हैं। क्या है तुम्हारे मंदिरों में?
हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ हेमेंद्र शर्मा, रायपुर आज तक। पुलिस वाले धर्मात्मा है, इनके कारण धर्म बचा हुआ है। और धर्म के नाम पर नफरत का आलम यह है कि क्रिसमस समारोह में भी खलल डाले गए। और दिल्ली से सटे अंबाला में तो हुड़दंगियों ने यीशु की मूर्ति ही तोड़ डाली। धर्म के नाम पर ये क्या हो रहा है? कहीं जीसस की मूर्ति पर चोट तो कहीं क्रिसमस त्योहार में खलल। संविधान सभी धर्म को समान मानता है, सभी धार्मिक आजादी हासिल है, लेकिन दूसरे धर्म पर हमले की इजाजत किसी को कैसे मिल जाती है? कोई कैसे इसकी हिमाकत कर जाता है? दिल्ली से सटे अंबाला में क्रिसमस की रात ही यीशु की मूर्ति तोड़ दी गई। ये मूर्ति रिडीमर कैथोलिक चर्च के गेट पर लगी थी। अब तक कोई हमलावर पकड़ में नहीं आया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है तो सूबे के मंत्री एक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे डीएसपी साहब, मैं, हमारे एसएचओ जो कैंट है, हमारी सीआईए टीम्स भी अब आ रही हैं सारी, तो आके हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं। तो उसमें जो भी युवक नज़र आ रहे हैं, शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी, संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। चर्च में हुड़दंग की शुरुआत गुरुग्राम से ही हो गई, जब पटौदी स्कूल में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में कुछ उपद्रवी घुस आए और माइक छीनकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तो कुछ लोग वहाँ पे आए और उन्होंने आके हमें रोकने की कोशिश की। तो हमने उनसे बोला अगर आपका प्रोग्राम बुरा लग रहा है तो हम प्रोग्राम को रोक देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, आप करो जो कुछ करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे धर्म के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। तो हमने बोला कि धर्म का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है और बच्चों का कार्यक्रम है, आप देख सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम चल रहा था, उस एकदम बीच में उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम रोक के माइक को खोस के जो है और जय श्री राम के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। ऐसे करके उन्होंने उपद्रव किया। फिर जो है लेडीज़ थी वहाँ, लेडीज़ को बीच में से छोड़ के जाना पड़ा। क्रिसमस के जश्न में उत्पात असम के सिलचर में भी हुआ। यहाँ के कछाड़ में जेल रोड चर्च में बरदीन महोत्सव चल रहा था, तभी बजरंग दल के लोग घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिलचर से दिलीप सिंह और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो।